नाज़रीन, मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल ईद ट्रांसफर ईद इसार में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान शाह शराज। मेट्रो वन न्यूज़ की नशरियात पिछले 3 रोज़ से जारी है। हमने आपकी मुलाकात मुख्तलिफ मेहमानों के साथ करवाई। हमने उनके मैसेज पहुँचाए कि वो ईद किस तरह से गुजार रहे हैं, हमें अपनी कम्यूनिटी के लिए किस तरह से काम करना चाहिए। क्या ईद का मकसद यही होता है कि हम अपने घर वालों के साथ ईद गुजारें, या जो हम सोसाइटी के लिए बेहतरी कर सकते हैं हमें उस पर भी काम करना चाहिए। ऐसे ही आज मेरे साथ दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोग्राम के आगाज़ में मौजूद है। मेरे साथ एडवोकेट फयाज शेख साहब और मेट्रो वन न्यूज़ की सीनियर एंकर पर्सन है मलिया खान साहिबा। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। फयाज साहब, सबसे पहले आपसे सवाल, ईद कैसी गुजरी, कैसे मामलात रहे, क्या मसरूफियात रही ईद के दिनों में? ये माशाल्लाह जो ईद होती है ये कुर्बानी की ईद होती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहे कि गाय बकरे कटवाना, फिर उनके हिस्से करवा के फिर वो कुछ हद तक दोस्तों में, रिश्तेदारों में, मुस्तहकों में बांटना, उसमें मसरूफ़ियत काफ़ी ज़्यादा रही। फिर दावतें एज़ यूजुअल शाम के बाद आपकी दावतें होती हैं या आप किसी को इनवाइट करते हैं, तो इसमें अभी तक आज भी ईद का तीसरा दिन है, तो आज भी दावतों का सिलसिला जारी है। बिल्कुल। मलिया साहब, आप बताएं आपकी ईद कैसे गुजरी? पिछले 3 रोज से तो मेट्रो वन न्यूज़ के अंदर ही आप हमें नजर आ रही हैं, ट्रांसमिशंस में, न्यूज़ में। कैसी ईद गुजरी? फर्स्ट डे तो मेरा ऑफिस में ही गुजरा क्योंकि ऑब्वियसली मेरी ड्यूटी थी। सेकंड डे हमारे घर में कुर्बानी थी, तो उसमें सारे बिजी रहे कि लोगों का आना जाना भी रहता है। फिर जो है हमारे कल जो है वो दावत है, दावत में जाएंगे तो फिर वहाँ जाके जो है इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत मसरूफ गुजरती है क्योंकि जाहिर है कुर्बानी होती है। ईद उल अज़हा में, ईद उल फितर में ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसमें कुर्बानी होती है तो बहुत बिजी रहा। मलिया साहब, ये जो हमारी रूटीन होती है एंकर्स की, खास तौर पे हमारी ईद, बकरा ईद, मुहर्रम, कोई भी फेस्टिवल हो, हम न्यूज़ रूम में ही गुजारते हैं, तो इसमें कैसा लगता है? हमारी लाइफ ज़्यादा टफ नहीं है? काफी डिफरेंट हो गई है क्योंकि कपड़े भी उसी हिसाब से बनाने पड़ते हैं कि अब ऑफिस का सोच कर कि क्या पहनना है, तो ड्रेस भी उसी हिसाब से करना पड़ता है। काफी डिफरेंट रूटीन हो गया है जब से एज एन एंकर मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि तो सब कुछ उसको देख कर, ऑफिस को देख कर ही सारा रूटीन जो है ना वो सेटअप करना पड़ता है। तो यहाँ ईद पर भी ऐसा ही हुआ, पिछली ईद पर भी ऐसे किया था और अभी भी ऐसे ही किया है। फयाज शेख साहब, ये जो ईद की हम बात कर रहे हैं, मलिया ने भी बात की, कपड़ों का ख़वातीन का काफ़ी ज़्यादा अहम मसला होता है। हम मर्दों का तो इतना बड़ा मसला नहीं होता, हमने कुछ भी पहन के हम चल पड़ते हैं। तो सर ऐसा क्यों होता है? आपकी भी माशाल्लाह से शादी हो चुकी है, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो सर हम मर्दों की ईद ज़्यादातर फैमिली के साथ ही गुजरती है, हम अपने आप पे फोकस नहीं करते, हमारा फोकस ये होता है फैमिली अच्छी लगे। सर मर्द का जो काम है उसका काम है प्रोवाइड करना। मर्द सिर्फ उस चीज़ में होता है कि मैं अपने घर के लिए कुछ करूं, अपने बच्चों के लिए कुछ करूं, अपनी फैमिली के लिए कुछ करूं। उसके बाद अगर उसके पास कुछ टाइम थोड़ा बच जाता है तो वो दोस्तों में जाता है, जिस पे भी कभी कभार तो एतराज़ ही होते हैं कि आप ज़्यादा टाइम दोस्तों में चले जाते हैं रात को। तो मर्द कभी भी फोकस नहीं होता खुद पे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। अच्छा, अगर देखा जाए शादीशुदा ख़वातीन की बात की जाए तो वो भी अपने बच्चों पे ज़्यादा फोकस्ड होती है, लेकिन हाँ उनके जो तैयारियां होती हैं वो थोड़ी लंबी होती हैं। पार्लर उनको जाना होता है, कपड़े उनके बनवाने होते हैं। हमने तो कोई भी कलर उठाया ना भी उठाया तो घर वालों को बोल दिया एक कपड़ा उठा के दर्जी को हम भिजवा देते हैं बगैर देखे बिल्कुल ऐसे ही होता है। और वो तैयार होके आ जाता है, कोई भी शूज़ पहन लेते हैं, ना हमें चूड़ियाँ लेनी होती है, ना मेहंदियाँ लगवानी होती है, ना पार्लर जाना होता है। तो मर्द हमेशा रफ एंड टफ ही अच्छा भी लगता है, और वो प्रोवाइडर है तो उसी में वो खुश भी होता है कि हम सिर्फ देने वाले हैं। अल्लाह ताला ने हमें वो बनाया है कि आप प्रोवाइड करें अपनी फैमिली के लिए, उसी में बिजी रहें, उनको देखें कि वो कितना खुश इसको एंजॉय करते हैं। तो सर ये हमारे मर्दों की जो ये खसूसियात में शामिल होता है, मगर इनके हमने देखा है ख़वातीन जो है फिर भी कहती हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। तो सर ये क्या वजह होती है, ये आज आप बताएं। सर ये एक अलमिया है, और ये अगर ख़वातीन की हम हिस्ट्री देख लें तो वो बहुत नाखुश तबीयत की होती हैं। ज़्यादातर ख़वातीन, सब ऐसी नहीं होती, बहुत हम देख रहे नंबर, लेकिन उनका थोड़ा ज़्यादा होता है कि ग्रेटफुल नहीं होती, वो थैंकफुल कम होती हैं। बहुत होती भी हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल कि सारी ख़वातीन को मैं इसमें शामिल नहीं कर सकता, लेकिन ज़्यादातर ख़वातीन आजकल कहती हैं कि और से और, मुकाबले से मुकाबला, और कभी भी ये कंपेयर नहीं कर रही होती कि पहले क्या था अब क्या है। नहीं, वो देख रही होती है सामने वाले के पास क्या है, मीडिया में क्या चल रहा है। आजकल कंपैरिजन उधर से स्टार्ट हो रहा है। तो जो खराबी है और जिस वजह से ये नाशुक्री पैदा होती है, जिसमें सोशल मीडिया का ये टिकटॉक स्टार्स और ये वो दिखावे वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा आ गई हैं,
व्लॉगिंग में जो लोग दिखा रहे हैं वो अपने चीज़ें आप को attract करने लगी हैं। अट्रैक्ट चीज़ें ये अट्रैक्ट बात करने है, लग जो कि गई हैं। गलत है। मतलब यही बात कि सही कह रहे हैं, खवातीन के सर, अंदर ऐसा बिल्कुल। नाखुश वाले एलिमेंट्स क्यों होते हैं कि अगर मर्द आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा गलत है, है, इन जो- रिटर्न नहीं उस तरह से उसको अप्रिशिएट किया जाता फर्स्ट है। ऑफ ऑल जो है हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, सबसे पहली बात तो यही हुई। और जो ऐसा करती हैं वो गलत करती हैं, जाहिर सी बात है। वही बात है, हमेशा अपने से नीचे को देखना चाहिए तो इंसान खुश रहता है। जितना ऊपर को देखेंगी उतनी ख्वाहिशात बढ़ती जाएंगी, तो वो गलत है। गलत है। बिल्कुल फैशिक सही साहब, है। सोशल मीडिया की आपने बात करी, अब तो ऐसा मजाक हो गया है कि कुर्बानी के दिनों में अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, पूरे पूरे टिकटॉक्स बन रहे हैं, पूरे पूरे ढोल बाजों के साथ कुर्बानी के जानवर आ रहे हैं। सर, ये जो हमारे माशरे में एक अलमिया हो गया है, वीडियोस बनाना, शोबाजी करना, इसका क्या रीज़न? पता नहीं, ये एक फोमो है कि हम फेयर ऑफ मिसिंग आउट है, कुछ और ऐसी चीज़ है जिसको दुनिया ने एक ट्रेंड बनाया हुआ है कि हम जो भी चीज़ करें जिसमें हम दूसरों पे दिखा सकें कि हम ये कर सकते हैं। जैसे हम गाय ले सकते हैं, हम बकरे ले सकते हैं, फिर वो हम दिखाएं दुनिया को कि हमने ये कुर्बानी की है। अच्छा, ये स्टार्ट हुआ है बड़े लोगों से। डिफेंस में आप देखेंगे कि बड़े बड़े लोग कुर्बानी के जानवर अपने घर के बाहर बांधते हैं, उनके लिए टेंट लगते हैं, फिर रात को लोग वहाँ देखने आते हैं, फिर वहाँ उनको चाय कॉफ़ी सर्व होती है कि हमारे यहाँ ये जानवर देखने आए हैं। तो उसके साथ साथ लोग उनके पास और ज़्यादा जाते हैं, फिर वो उधर से देखते हैं कि यार ये इतना कर रहे हैं तो फिर हमने कुर्बानी क्यों नहीं की। अच्छा, जब हम करते हैं तो फिर उसकी टिकटॉक बनती है, फिर जब वो कुर्बानी हो रही होती है गोश्त की टिकटॉक बन रही है। मुझे तो इस ईद पे फर्स्ट टाइम मेरे साथ भी ये हुआ कि एक दोस्त ने मुझे अपनी वीडियो भेजी, कहा मेरे 40,000 व्यूज़ आए हैं कुर्बानी की वीडियो पे। उसने व्यूज़ तक मुझे स्क्रीनशॉट लेके दिखाया कि यार ये मेरी वीडियो पे 40,000 व्यूज़ आए, जो उसने अपनी बनवाई थी कि वो छुरी हाँ घुमाते वक्त। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही हम शो ऑफ में जा रहे हैं। हमें कुर्बानी करनी है अपने अल्लाह ताला के लिए, उसको राज़ी करने के लिए, और सुन्नत इब्राहिमी है। हम क्यों इन चीज़ों में जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि हम दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, इस चीज़ में बढ़ते ही जा रहे हैं, जो मेरे हिसाब से तो इतना होना नहीं चाहिए। कुछ चीज़ें तो सिर्फ अल्लाह की और आपके बीच में होनी चाहिए। ऐसे ही पिछली ईद पे सहरियों और इफ्तारियों की भरमार थी, गेम नाइट्स हो रही थी, उसको भी बड़ा चढ़ा के हम वीडियोस में देख रहे थे। हमने भी कुछ अटेंड की, ये इनविटेशन थे तो हमें जाना पड़ा। तो समझ नहीं आ रहा कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। मलिया, यही जो कुर्बानी का हमारा असल जज्बा था, ये था अल्लाह की राह में कुर्बान करना। बिल्कुल हम इस मकसद से बिल्कुल पीछे हट गए। आप क्या समझती हैं, इसकी क्या बड़ी रीज़न है? मैं कहूँगी लोगों को आजकल दिखावे का शायद ज्यादा शौक हो गया है कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब हर कोई इस रेस में है कि हमारा जानवर इससे अच्छा होना चाहिए, ये जो कि बहुत गलत सोच है। जबकि इतनी कॉमन सेंस की बात है कि अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए कुर्बान करते हैं। तो इन सब चीज़ों की ढोल बज रहे हैं, मैंने देखी थी वीडियोस और अपार्टमेंट्स वगैरह में भी कि ढोल बज रहे हैं, बाकायदा पटाखे भी फाड़े गए हैं। इस बार तो मैंने ये बहुत डिफरेंट चीज देखी जो कि गलत लगा, मुझे अच्छा नहीं गलत लगा। ये कि फन की तरफ जा रहे हैं, इस चीज को फन की तरफ लेके जा रहे हैं। डिफरेंट चीज है ये। टिकटॉक पे हमने वाली वीडियोस भी देखी हैं, वो आजकल कोई एक गोरिल्ला आया हुआ है, वो कुर्बानी के जानवरों के साथ जो है फुल डांस चल रहा है। यही बोलने वाली अजब की चीज शुरू हो चुकी है। इस चीज भी ना करें। और चीज समझ समझ आता है कि इंसान जो है वो मेहंदी के फंक्शंस में नजर आ रहा है कुर्बानी के जानवर, क्योंकि कुर्बानी का जानवर है ना, उसको इनाम दिया गया है ये तो। लेकिन इसमें भी वो गोरिल्ला भी आया हुआ था, गोरिल्ला भी आया हुआ था। फैज शेख साहब, रिसेंटली वाकया भी पेश आया बादराबाद कराची में कि नौजवानों की जानिब से प्रॉपर इनविटेशन बांटे गए कि सब इस वक्त इस जगह बादराबाद पे मौजूद होंगे। फिर उनकी जानिब से आतिशबाजी की गई, हवाई फायरिंग की गई, इस हद तक यानी कुर्बानी के फेस्टिवल को उन्होंने मनाया। तो सर, क्या हम अपने मजहब से पीछे हट रहे हैं? हम ये सब मजहब की दूरी नहीं? सर, मज़हब की दूरी तो नहीं कह सकते, मज़हब से हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं हल्का हल्का सा, या मज़हब को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। क्योंकि कुर्बानी तो हम कर रहे हैं, मज़हब हमें कह रहा है कुर्बानी करें, लेकिन हम उसको नए जोश जज्बे से कर रहे हैं। ये आतिशबाजी, ये गोरिल्लाबाजी और ये जो चीज़ें हैं, तो ये उसका एसेंस ख़राब कर रही हैं। जो सादगी, जो सुकून, जो तहज़ीब के दायरे में चीज़ें होती थी, अब ये भी नहीं पता कि ये गोश्त बांटने में इतनी एफर्ट करते हैं जितनी ये दिखाने में कर रहे हैं। उन जगहों पे जाके गोश्त बांटते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, वो मेरे पास ईद पे दावत पे आए रात को। उन्होंने कहा कि यार मैंने कुर्बानियों में बिजी था आज इतने घंटे। मैंने कहा क्यों इतने घंटे? कह रहे मैंने कुर्बानी तो 2 घंटे में हो गई थी मेरी, बकरे थे 1-2, लेकिन मैं बांटने चला गया था काफ़ी दूर मुस्तहकीन को देने, कि मुझे जो लगा जो लोग आ नहीं सकते घरों से निकल के, जो मांगने वाले नहीं हैं, मैं उन तक पहुँचाऊँ गोश्त। मैंने कहा अच्छा, ये एक एफर्ट है।
जो कोई इंसान ये एफर्ट भी कर रहा है कि जाके अपने घर से बहुत दूर, हम तो वो बांट रहे हैं ना कि जो घर पे आ रहे हैं लेने, जब पड़ोस के करीब में कोई गांव है, मतलब जैसे कोई नीलम कॉलोनी है, दिल्ली कॉलोनी है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे थोड़े से सबर्ब्स हैं, जहाँ कुछ ऐसे लोग रहते हैं, तो हम वहाँ जाके दे देते हैं, करीब ही करीब, मतलब 1-2 किलोमीटर के रेंज में। लेकिन घर से दूर जाके कुर्बानी देना, ये असल उसका होना चाहिए, होना ये चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। नाजरीन, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक शामिल करते हैं। ये मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है, मेरे साथ ही रहे। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू जारी है। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली ताहिर आरैन साहब ने मुझे ये ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच अली साहब फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। अली साहब, ईद कैसी गुजर रही है? अच्छी गुजर रही होगी जी? बस ठीक है, चिल है, कोशिश कर रहे हैं ज़रा थोड़ा सा रेस्ट ले लें, बिकॉज कोर्ट्स के भी वेकेशन हैं आगे, वर्कलोड बहुत ज़्यादा था और उस हवाले से ज़रा थोड़ी सी स्लो ईद गुजरी है। एंड आई थिंक शायद ये कुर्बानी वाली ईद का ज़रा पर्पस भी यही होता है, टू स्टेप बैक अ लिटिल बिट, सेक्रीफाइस को पहचानें और थोड़ा सा चिल करें, तो वो कर रहे हैं। तो सर, वो सोशल मीडिया पे पोस्ट देखा था, पीटीआई वाले कह रहे थे हम ईद उस वक्त मनाएंगे जब इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। तो लेकिन खान साहब तो खुद ईद मनाना चाहते हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ उस बंदे की स्पिरिट का। ये जिस वक्त मीडिया की इजाज़त थी अडियाला के ट्रायल में, तो हम भी वहाँ पे गए और जो जज साहब थे प्रिजाइडिंग, उनको खान साहब जब आए तो एक तो वो प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी थी, 5 मिनट बाद आए। तो ही वॉज वेयरिंग इज ट्रैक सूट और वो आके उन्होंने कहा कि देखो मुझे पता है आपने डेट देनी है, आप डेट दे दें ताकि मैं जाके अपनी एक्सरसाइज करूं, मेरे कार्डियो का वक्त है। तो द जज सेड नहीं आप गलत बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं है, वी विल प्रोसीड। जी प्रोसिक्यूटर साहब। तो प्रोसिक्यूटर ने कहा सर आज वो पुलिस फाइल में चंद पेपर्स कम है, परहैप्स अगर कोई छोटी सी डेट हो जाए। तो खान साहब ने फ़ौरन कहा मैं तो पहले ही कह रहा था आपने डेट देनी है, आप डेट दें ताकि मैं एक्सरसाइज करने जाऊँ। तो यहाँ से जज ने डेट दी और वहाँ से वो घूमे और ही वॉज ऑलरेडी इन हिज ट्रैक सूट और वो चलते हुए चले गए। तो मुझे तो कोई एक इंच ऑफ एंग्जाइटी नज़र नहीं आई। और इस दफ़ा भी जो असल इशू था वो तो ये बना कि आपने ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी। अब देखें जो भी ये शराज 6 ईदें हो चुकी हैं, छोटी ईद और फिर कुर्बानी वाली ईद। 6 ईद से एक बंदा, हम सबको पता है कि पॉलिटिकल चार्जेस के, आप जितना मर्जी उसको डिनाई कर लें, पॉलिटिकली हो सकता है कन्वीनियंट हो आपको करना पड़े, लेकिन हम सबको पता है डीप इनसाइड आवर हार्ट्स कि वो पॉलिटिकल चार्जेस के ऊपर आपने रखा हुआ है। तो इसका हिसाब या इसकी अकाउंटेबिलिटी किसी ने तो देनी है। जुल्म करने की भी एक इंतहा होती है। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि जिस तरह जमहूरियत का कत्ल इस मुल्क में हुआ है और जिस तरह एक लीडर जो 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन जीता और 2/3 मेजॉरिटी इस कौम ने दी, उसको हमारे बीच में होना चाहिए था इसी पे, नो डाउट अबाउट इट। तो फिर आशिक साहब एग्री करते हैं, आप भी एडवोकेट हैं, कि खान साहब को पॉलिटिकल चार्जेस की वजह से जेल के अंदर रखा हुआ है? सर कुछ उनकी अपनी कोताहियाँ भी हैं, कुछ उनका अपना नज़रिया और तरीका भी है जो सही नहीं है, जो सिस्टम, जो मुल्क और जो खिलाफ है काफ़ी चीज़ों के। तो इस मुल्क में अगर चलना है तो काफ़ी चीज़ों को लेके चलना होता है। सिर्फ ये नहीं होता कि आपने एक पार्टी बनाई और आपने लताड़ दिया सबको, सारा सिस्टम आपने चेंज कर दिया। वो भी पार्टी आपने बनाई है, इलेक्शन आप पहले कैसे जीते हैं पूरी दुनिया को पता है कि 2018 में यही रोना नून लीग रो रही थी कि हमारे घरों में, हमारे बिजनेसेस पे मसले हो रहे हैं, इमरान खान को कह रहे हैं कि उधर जाके आप इलेक्शन लड़ें, पीटीआई को जाके सपोर्ट करें। फिर जब ये आ गए तो इन्होंने सबसे पंगे ले लिए, हर जगह को तंग किया, तो उसका ये सारा बैकफायर हो रहा है और कुछ भी नहीं है। पॉलिटिकल चार्जेस हैं, हमें भी ये नज़र आ रहा है ये पॉलिटिकल चार्जेस हैं, लेकिन जो किया है उसका थोड़ी भरपाई है। जब हमने देखा था कि ऐवान में जरदारी, आसिफ अली जरदारी जो भी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो कह रहे थे कि उतना करो जितना तुम बर्दाश्त कर पाओ, तो इन्होंने कुछ ज़्यादा कर दिया था। अब अपनी बर्दाश्त की बारी आई है तो तकलीफ़ हो रही है। सर यही वाला पॉइंट है ना सर, ये जो हमारे माशरे में अली साहब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, जो भी पावर में आता है अपने मुखालफिन को दबाता है। जरदारी साहब खुद 14 साल जेल काट के बैठे हुए हैं, वो भी पॉलिटिकल चार्जेस की बिना पर उन्होंने जेल काटी थी। तो सर माशरे में ये ख़त्म नहीं होना चाहिए? ईद के रोज़ हम बात ये कर रहे हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो ख़त्म होनी चाहिए हमारे मुल्क से। जी बात कहने में बहुत अच्छी लगती है और 2018 और 19 में भी हमने चंद शोज़ शायद साथ किए थे और उस वक्त आपको याद होगा कि जब ये सारा कुछ हो रहा था तो हम तो तरीके इंसाफ या वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट सपोर्टेड रजीम के साथ नहीं थे और ठीक ठाक तनकीद भी करते थे, लेकिन अब आके नज़र आता है कि गलत करते थे।
क्योंकि खान साहब ने तो वो कुछ किया ही नहीं जो इस दफ़ा हो गया। मुझे याद है राना सनाउल्लाह के ऊपर जब वो नारकोटिक्स वाला मुकदमा बना तो मैं सबसे ज़्यादा उसके ऊपर वोकल था। मैंने कहा यार ये आपने पूरी पार्लियामेंट की तौहीन की है, इस तरह नहीं हो सकता। लेकिन बेल हुई, ही केम आउट, उसके बाद उन्होंने दोबारा अपनी सियासत शुरू कर दी। अलबत्ता मैं सर ज़रा काइंडली, अलबत्ता यहाँ पे क्या हो रहा है कि शाह महमूद कुरैशी को आपने साइफर केस में अरेस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट के एक फुल बेंच ने बेल दी बिफोर ही स्टेप्ड आउट ऑफ द प्रिजन। यानी ये तो कानून भी इजाज़त नहीं देता ना, हमें पता है। आपने विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द जेल री अरेस्ट किया। इसी तरह आपने तमाम लोगों को जिन को जेल में रखना था, आपने तमाम के ऊपर मुकदमे पे मुकदमे बनाए, और जब कोर्ट्स ने ओमनीबस बेल्स देना शुरू की तो आपने वो पूरा जुडिशल सिस्टम ही उठाकर आपने खड्डे में फेंक दिया। यानी सिर्फ अपनी रजीम को तकवीत देने के लिए। मिसाल आप ये देखिए कि आपने एक हाई कोर्ट के जज पे जब ये इल्ज़ाम लगाया कि तुम्हारी डिग्री जाली है और इस पे उसको आपने फारिग कर दिया। डिग्री तो उसकी ठीक थी, हम सबको पता है, मगर आपने पूरी दुनिया में क्या मैसेज भेजा कि वो एक नेदरलैंड्स में, मैं एम्स्टरडेम में था, तो वो एक बच्ची ने मुझसे आके पूछा, उसने कहा कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप पाकिस्तानी जुडिशल सिस्टम पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपका हाई कोर्ट का जज तो फेक डिग्री पे फारिग हो चुका है। तो मुझे उसको कुछ टाइम लगा समझाने में कि ये बेसिकली इट वाज जज ज़्यादा इंडिपेंडेंट था। वो कहता था फॉर्म 47 ले आओ, इन्होंने उसके ऊपर एक स्कैंडलेस किस्म का इल्ज़ाम लगाकर और उसको ओहदे से फारिग कर दिया। अब भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि जो आपने करना है वो बोना भी है, तो उतना करो जितना बर्दाश्त कर सकते हो। लेकिन अब जो आपने हद कर दी है, जिस तरह आपने घरों के अंदर घुसे हैं, डिस्पाइट देयर बीइंग विमेन, आप घरों के अंदर घुसे हैं, तोड़ फोड़ की है, और इस वक्त जिस तरह CCD पंजाब के अंदर जिस तरह मर्डर्स करती फिर रही है, आपको ये सारी इस चीज़ का सारी चीज़ का अकाउंटेबिलिटी तो होनी है। आज नहीं, कल नहीं, परसों सब ने गुजरना ज़रूर है उस रास्ते से। तो आप देखें कि ये तो सियासत का एक, वो आपके सवाल का जवाब देते हुए इस बात में कोई शक नहीं कि ख़त्म करना चाहिए। लेकिन ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होने के बाद भी क्या मेमो गेट में मियां नवाज शरीफ आसिफ जरदारी के खिलाफ जाके खड़ा नहीं हुआ था? क्या शहबाज शरीफ ने ये नहीं कहा था कि सड़कों पे घसीटेंगे? क्या जरदारी साहब एक डिमीनिंग तौर पे नहीं कहते थे मौलाना नवाज शरीफ तुम्हारी खत्म हो गई? सब अच्छे होते हैं, मीठा मीठा हवा कड़वा कड़वा, देखिए ना, वो कल्चर तो चेंज नहीं हो सकता ना, वो तो जाहिर है पॉलिटिकली मैं जब तक अटैक नहीं करूंगा तो मैं पॉलिटिकल माइलेज कहाँ से लूंगा। लेकिन मैं ये जरूर समझता हूँ कि उसकी एक हद होती है, और उस हद में जब आप पाकिस्तान के इदारों को और ख़ासतौर पर अदलिया को आपने उठा के पूरा उसकी टांगे काट दी, मैं समझता हूँ उससे मुल्क का आपने बड़ा नुकसान किया है। और फिर ये जो पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी है, इकोनॉमी आज कहाँ पे खड़ी है कि वो जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं वो भी ये मानते हैं कि हुकूमत इकोनॉमी में कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल, तो ये पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी। सब आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, क्या बात करना है? मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे। अगर देखा जाए ना, आफ्टर साइनिंग चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की थी जो साइन, उसके बाद ये कोई भी इंतकामी कार्रवाई कभी नहीं हुई अप टू 2018। अगर जरदारी के लिए सड़कों पे घसीटूंगा तो ये एक पॉलिटिकल बयान था। अगर मेमो गेट स्कैंडल में वो बोला तो ना उनको अरेस्ट कराया गया, ना उनके घर पुलिस घुसी, ना नून लीग ने किसी को उठवाया, ना पीपल्स पार्टी ने किसी को उठवाया। अच्छा, जबकि देखा जाए 2018 के बाद मरियम नवाज का कमरा तोड़ के 2015-16 में पूरी MQM फारिग कर दी थी। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ही 2015-16 में हुई। MQM के फारिग करने की रीज़न क्या थी कि अल्ताफ हुसैन जो उनका सुप्रीमो था वो मुल्क के खिलाफ चला गया था, उसने पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाया था। उसको हम इसमें इसलिए काउंट ही नहीं कर सकते कि उनके साथ वैसे वो बहुत अच्छी सीक्वेंस में चल रहे थे हर गवर्नमेंट के साथ, और अभी तक MQM के पास कितनी ज़्यादा सीटें हैं जो आप और यहाँ बैठे सब कोई कहते हैं कि कुरानदाजी में मिली है उनको सीटें कि पता ही नहीं है MP वो उसका कितना है। अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे देखा जाए तो हमने जो देखा 2018 के बाद शुरू हुई, जो 2004-05 में बंद हो गई थी, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने साइन किया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आई थिंक 2006-07 में, उसके बाद वो बंद हो गई थी। कोई अरेस्ट नहीं हुआ, ना नून लीग ने किसी को अरेस्ट कराया, ना पीपल्स पार्टी ने किसी को अरेस्ट कराया। बयान देना और उसको घर से उठाना, बेडरूम का दरवाज़ा तोड़ के मरियम नवाज के हस्बैंड को अरेस्ट करवाया गया था। उसके बाद जरदारी को, उसके बाद फरियाल टालपुर जेल, अडयाला जेल गई है, उसके बाद अपना राना सनाउल्लाह, और उसके बाद अब्बासी जो थे हनीफ अब्बासी, उस पर भी केसेस हुए, और उसके बाद एक और भी 2-3 हमारे जो लेख। सर यहाँ पे सर एक छोटी सी ब्रेक शामिल करते हैं, गुफ्तगू जारी है। नाजरीन मेरे साथ ही रहे। नाजरीन, मेट्रो न्यूज़ के स्पेशली ट्रांसमिशन जारी है। मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। अली साहब, इस बार ईद के रोज़ हमने सफाई सुथराई का निज़ाम नज़र आया है पिछले साल के मुकाबले में।
मुर्तज़ा आप साहब ने काम तो किया, आप क्या समझते हैं, कुछ बेहतरी नजर आई इस बार? जी मैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, अभी रास्ते से आ रहा था, मुझे लग रहा था मैं शायद ब्रसल्स में घूम रहा हूँ। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मेरा ख्याल है मैं यही जवाब दे सकता हूँ, और मैं क्या जवाब दूँ इसके ऊपर। नहीं सर, मतलब बेहतरी नजर नहीं आई है, मैं अमूमन गैर सियासी सवाल। नहीं देखिए, इवन अगर आप गैर सियासी तौर पे भी सिर्फ इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें तो प्लीज़ डू नॉट गिव मी दी रबिश विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि ये जो लाइशें उठा ली हैं, कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है। यूनिवर्सिटी रोड बनाई है, उसमें गड्ढे पड़ गए हैं और लोग उन गड्ढों में जाके गिर रहे हैं। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक बहुत बड़ी जो ट्रांसपोर्ट है वो हम जैसे लोग बैठे हैं वो हमारी तरह गाड़ियां इस्तेमाल नहीं करते, वो बाइक्स इस्तेमाल करते हैं, रिक्शे इस्तेमाल करते हैं। वैसे सीट बेल्ट ना लगाने और हेलमेट ना लगाने पे 10 और 15 हज़ार रुपये का चालान है। और वैसे जो खवातीन बाइकों से गिरती फिर रही हैं इन खड्डों की वजह से, उसके ऊपर कोई पूछने एक्शन वाला नहीं है, नहीं है। वो फिर ज़रा KMC और मुर्तज़ा साहब, मेरे खैर आई नो हिम वेरी वेल, बट मुर्तज़ा साहब पे भी फिर फाइन तो लगना चाहिए। इनके ऊपर भी कोई कम से कम, जब एक औरत गिरती है तो 50,000 रुपये का एक के ऊपर फाइन लगाएं। अगर एक फूड पांडा राइडर जो बेचारा हेलमेट के बगैर गलती से घर पे निकल आया, उसको आपने 10,000 का चालान भेजना ही भेजना है, जितनी उसकी दिन की कमाई नहीं है उसका आपने उसको चालान भेज देना है, तो फिर इस पे भी ज़रा चालान दें। तो सारा खैर शहर तो हमारे सामने है, मैं उस पर सिर्फ तंज कर सकता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि कोई शायद परहैप्स इवन फ्रॉम पीपल्स पार्टी भी अगर आप कोई सियासी जवाब भी लें तो वो यही कहेंगे कि हर जगह पे मसाइल होते हैं, बेहतरी की ज़रूरत है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि जी कोई बड़ी एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस जो है वो रही है। और एटलीस्ट सूबाई हुकूमत तो 2008 से है ना, आज हम 2026 में खड़े हैं और आप देख लें वहीं पर है, गंदा पानी, टूटे हुए रोड, 18 साल में, बल्कि हम उससे बदतर हो गए हैं, बदतर अनफॉर्चुनेटली। मैं मतलब 2008 में भी हम इस शहर में रहे हैं, जब पीपल्स पार्टी ने रेन संभाले थे तो कम से कम कुछ ना कुछ तो था, अब तो उससे भी बदतर हो गए हैं। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे जो नेबरिंग मेट्रोपॉलिटन शहर हैं वो बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। आप मुंबई को देख लें बेशक, बट हम जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ है ही नहीं। एटमोस्ट यानी कराची जिसकी आबादी आप कहते हैं अनऑफिशियली कि 3-3.5 करोड़ की हो गई है, उसके अंदर जो बड़ा एक मेजर प्रोजेक्ट आप अनाउंस करते हैं वो कहते हैं कि हम 60 इलेक्ट्रिक बसें ले आए हैं। व्हाट आर दो 60 बसेस गोइंग टू डू? बिल्कुल ऐसा ही है। मलिया, इस बार बेहतरी नजर आई कुछ पिछले साल के मुकाबले में, या वही हालात थे? वही हालात है, रास्ते से गुजरे तो स्मेल आ रही होती है, कोई नई बात तो नहीं है। नहीं, हर साल की तरह वही बहुत सारे वो तो किए जाते हैं दावे के करेंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन वही बात जब रास्ते से गुजरो ईद वाले दिन खास तौर पे अलाइशें पड़ी हैं, कुछ कमी दिखी, लेकिन वही बात है वही बात थी कि वही वैसा ही है। फयाज साहब, ये इशू क्या है हमारे माशरे का कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हम आज तक इसी में फंसे हुए हैं। खाले कौन लेके जाएगा, अलाइशे कौन उठाएगा और शहर को साफ कौन करेगा, ये मसला क्या है हमारे शहर का? सर ये मैंने जो इस बार देखा, पहले तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा गंद मैंने देखा है। इस बार जो मैंने देखा मुझे काफ़ी सफाई ज़्यादा बेहतर नज़र आई पिछले से। हम ये नहीं कह रहे कि ये सफाई बस बेंचमार्क हो गया, नहीं, इससे भी बेहतरी होगी। सफाई के बाद स्प्रे होता है, सफाई के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो जो मच्छर वगैरह हैं, जो चीज़ें उससे जनरेट होती हैं गंद से, वो भी ना हो। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं करने के लिए, लेकिन पिछली बार से इस बार काफ़ी बेहतरी आई है। और मैं देख रहा हूँ कि पिछले 1 साल से या 8-10 महीने से कह लें या 6-8 महीने से कह लें कि ये अपने मेयर साहब कुछ परफॉर्मेंस में तेज़ नज़र आ रहे हैं। रोड रास्ते अगर 2008 से देखा जाए 2026 तक, तो मुझे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा है। कराची में जौहर में मैं भी घूमता था, गुलशन में मैं भी घूमता था, कोरंगी में मेरी यूनिवर्सिटी होती थी CBM, तो मैं तो आना जाना मेरा बहुत होता था हर जगह, और लड़के से यंग थे, घूमते फिरते थे हर वक्त। तो मैं देख रहा हूँ कि शहर बहुत ज़्यादा बदला है, डिफेंस वहीं का वहीं है, वैसे के वैसे रोड हैं, इतने अच्छे रोड नहीं है जितने शहर में इम्प्रूवमेंट हुई है। अंडरपासेस वहाँ बने हैं पूरे कराची शहर में, ब्रिजेस वहाँ बनी है, उसमें काफ़ी MQM ने बनाई है, काफ़ी उसके पहले जो होगी, और अभी पीपल्स पार्टी बना रही है। सर वैसे फ़र्क तो काफ़ी है। 2008 में जाओ यहाँ से कोरंगी से गुलशन में पहुँच जाते थे 1 घंटे में, पहुँचते हैं 3 घंटे में, रोडों में फंसे हुए पैदल जाएंगे तो 3 घंटे लग ही जाएंगे। ऐसा ही है। अली साहब, ईद के रोज़ क्या मसरूफियात रहीं, कितनी दावतें अटेंड की, क्या चल रहा है ईद के? अभी भी शायद बारबेक्यू पार्टी में ही जाना है आपने? जी मैं तो सोच रहा हूँ आपको भी साथ लेके चलो इसके बाद। तो बट हाँ देखिए, ये आई थिंक परहैप्स इस ईद का जो बेसिक स्पिरिट है वो यही है, और थोड़ा सा ज़रा स्लो करके इस दफ़ा शायद परहैप्स बिकॉज ऑफ एज भी एनर्जी कम हो रही है अब आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ज़रा थोड़ी स्लो करके गुजारी है। और वैसे ही दोस्तों से मिलते रहे। अब आप देखें कि आगे जो है
वो बड़ा एक टफ माहौल आने वाला है। 28वीं तरमीम भी आ रही है और उसके अंदर बहुत सारे आईनी बजट मसाइल भी आ रहे हैं, तो खैर हम तो फिर उसके अंदर फिर से स्टक हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है फ्यू गुड डेज टू रेस्ट, जो रेस्ट जो है वो उसके ऊपर कैचअप किया है। तो फयाज साहब, अब इस ईद के बाद हमने पूरी एक स्प्लिट देखी, हमने पूरी बात करी, सोशल मीडिया कल्चर पे भी बात की, मगर जो अहम मसला वही है, क्या हमें सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की अब ज़रूरत है? इसलिए इस बार एक इशू ये सामने आया जहाँ पे व्यापारियों से मालूम करें, जो मीडिया वालों ने भी रिपोर्ट किया कि सोशल मीडिया की वजह से जो चीज़ 10,000 रुपये की थी वो 1-1 लाख 2-2 लाख की बिकती हुई भी हमें नजर आई है। कि सोशल मीडिया का बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा हमारे माशरे पर? सर, दिखावे में जब भी हम जाएंगे तो ये तो छोटी चीज़ें हैं, प्राइस एस्केलेशन होगी और हम दिखाएंगे कि ये खूबसूरत जानवर है, फिर वो दिखाएगा जो बेचने वाला है कि मैंने इसको दूध पिलाया था, मैंने इसको ये गोश्त खिलाया था, मैंने इसको ड्राई फ्रूट खिलाए थे, तो इसके पैसे ये हैं। अभी मैंने देखी काफ़ी वीडियोस जो वो लेने जा रहे तो 1-1 करोड़ रुपए के जानवर बिक रहे हैं कराची में। अब समझ नहीं आ रहा कि इनको कौन ले रहा है, और वो भी ले रहा है तो फिर दिखावे के लिए ले रहा है कि वो घर में खड़ा कर रहा है, फिर उसकी वीडियोस बन रही हैं, फिर वहाँ गाँव तक ये लग रहे हैं, फिर लोग आ रहे हैं उनको देखने के लिए, फिर उनको चाय कॉफ़ी सर्व हो रही है। एक तो हमारे पास इनकम डिस्पैरिटी बहुत है, गरीब अमीर का फ़र्क दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जो अमीर हैं वो चंद सुकड़ते और बढ़ते ही जा रहे हैं, और जो गुर्बत है वो इंतहा को टच करती जा रही है। और उसमें हम ये चीज़ें दिखा रहे हैं कि कुर्बानी, इतनी बड़ी कुर्बानी, इतने ज़्यादा जानवर, और फिर उसको टिकटॉक पे वायरल कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम छोड़ना, हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए रिलीजियस चीज़ों को स्पेशली हमें ख़राब नहीं करना चाहिए, पोलराइज नहीं करना चाहिए, उनको हमने साइड पे रखना चाहिए कि कुर्बानी एक अल्लाह का और उनका अपना है, करें ना करें। अब जितना दिखाएंगे कि इसने भी कुर्बानी की, उसने कुर्बानी, ये प्रेशर बढ़ रहा है गरीब लोगों पे, स्पेशली मिडिल क्लास पे कि यार ये कुर्बानी, अब बच्चा पूछ रहा है बाबा हमारा गाय कहाँ है, बाबा हमारा बकरा कहाँ है, तो ये एक प्रेशर में आके भी करते हैं, कर्जा उठा के भी लोग कर रहे हैं, कुर्बानियाँ कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। अली साहब, आप क्या एग्री करते हैं इन बातों से? हमारे माशरे में ये शोबाजी का जो रुझान है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। 10-10 लाख 20-20 लाख के जानवर आ रहे हैं, फिर उनकी नुमाइश ऐसे हो रही है जैसे मेहंदी का फंक्शन चल रहा है उनकी गलियों में। इस बार ये भी देखने को मिला, गाने बज रहे हैं। टोटली ये किस तरफ जा रहे हैं सर हम? देखिए, मैं ज़रा आपसे पेशगी माजरत के साथ अब मैं जवाब दूंगा। एक तो नंबर 1, ये तो मेरे और मेरे अल्लाह का मामला है कि मैं दिखावे के लिए कर रहा हूँ या मैं अपने दिल से कर रहा हूँ, तो ये तो लेट्स लीव द रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़ आउट ऑफ इट, उस पर तो मैं किसी की कमेंट करूँगा नहीं। अलबत्ता हमें ये ज़रूर सिखाया गया है कि शो ऑफ ना की जाए और सिंसेरिटी के साथ काम किया जाए। नंबर 2, प्लीज़ अंडरस्टैंड, वैल्यू एडिशन को बुरा ना समझा करें। दुनिया भर में, फ्रांस में क्या बर्किन्स के बैग नहीं मिलते? उनकी वैल्यू जो है एडिशनल बढ़ती जाती है, अप्रिशिएट करती जाती है। तो कभी भी वैल्यू एडिशन को ख़त्म ना करें। अगर 1 करोड़ का बिक रहा है, 2 का बिक रहा है, 5 का बिक रहा है, तो अच्छी बात है, इकोनॉमी में पैसा रन करें, आप वैल्यू एडिशन करें, और इस वैल्यू एडिशन से फिर आगे एम्प्लॉयमेंट पैदा होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी पैदा होती है। हमारे प्रॉब्लम ये है, एक 11 अरब का जहाज़ मरियम नवाज ने ले लिया, एक 11 अरब का जहाज़ फील्ड मार्शल साहब ने ले लिया, एक 10 अरब का जहाज़ वज़ीर आज़म ने ले लिया, और उसके बाद एक प्रोविंशियल मिनिस्टर 3 असिस्टेंट कमिश्नर्स को साथ लेके, जिनकी 5 रेवो गाड़ियां साथ चल रही होती हैं, डीजल अवाम के पैसों का है, और वो दुकान वाले से जाके पूछ रही होती हैं, ओए तुमने 120 रुपए की भिंडी है, तुमने 130 की बेची है, सील करो इसकी दुकान को। यानी टू बेसिकली अंडरस्टैंड, वो जो सीलिंग और सारा कुछ आप कर रहे हैं उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट उससे ज़्यादा है, और दुनिया में किसी जगह ये नहीं होता। देखें, आप 120 की बेचेंगे, मैं 130 की बेचूंगा, ये 140 की बेचेंगे, प्रोवाइडेड आपकी क्वालिटी सेम है, सारे लोग आपसे लेके जाएंगे, मुझसे कोई क्यों खरीदेगा? इसी को फ्री मार्केट कहते हैं, और पाकिस्तान के अंदर फ्री मार्केट का ही कॉन्सेप्ट है। तो ये हमें ज़रा देखना पड़ेगा कि भाई ने बड़ी अच्छी बात की, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की, वाकई बढ़ती जा रही है, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर वो डिस्पैरिटी इस तरह भी बढ़े ना कि आप बहुत अच्छे इंजीनियर हैं तो आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे, या आप कोई बड़ी इन्वेंशंस कर देंगे, कोई प्राइज़ लेके आ जाएंगे तो पैसे कमाएंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ डिस्पैरिटी जो बढ़ रही है वो ये बढ़ रही है कि आप सियासतदान हैं, आप जज हैं, आप वकील हैं, आप ब्यूरोक्रेट हैं, तो आपके एसेट्स में, और माजरत के साथ आप एंकर हैं, आपके एसेट्स में इंक्रीज पे इंक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं सर। और दूसरी तरफ जो है, जो लोग बेचारे वाकई मेहनत कर रहे हैं, जो वाकई इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो है अपना पसीना भी लगा रहे हैं, खून भी लगा रहे हैं, वो यानी लुक एट द मिनिमम वेज, वो हुकूमत उसके ऊपर लड़ती है कि हमने बढ़ानी नहीं है, वो सेठ आके बाप से लड़ पड़ता है कि मैं लेबर की कॉस्ट कहाँ से दूंगा, तो वो तो बेचारा 2 अगर उसके बच्चे हो तो वो स्कूल में पढ़ा नहीं सकता। तो अगर आपने इसको टेंगल करना है, आप इसको फ्री मार्केट चलने दें और लोगों को
तंग करना बंद करें। मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली छोटी सी ब्रेक शामिल कर लेते हैं यहाँ भाई, पे। ये एक जुमला सुन ले फिर आप ब्रेक ले बिल्कुल, लें। बिल्कुल। मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि अगर आप 25 या 30 लाख रुपए रिश्वत दें, आप मुझे शहर में कोई शोरूम बता दें, मैं आपको उसको सील करवा के दिखा देता हूँ। ओके तो सर। जहाँ ये तरीका कार चलेगा वहाँ कहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल होगी। बिल्कुल सर, गुफ्तगू जारी है। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक शामिल करते हैं मेरे साथ। मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद है। मलिया, ईद के बाद अब क्या मसरूफियात, फिर से एंकर्स रूटीन, और हमने देखा है इस ईद हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा स्लो गुजरी है। इसका क्या रीज़न रहा इस बार? स्लो इन अ सेंस, स्लो इन द सेंस के उस तरह से हमें एंजॉय हम नहीं कर पाए इस बार। मैंने अभी रोडों पर ट्रैवल करते हुए देखा, उस सन्नाटे काफी ज्यादा नजर आया इस बार। सेम हियर। मुझे भी अभी रात में हम लोग आ रहे थे एक दावत से ना, तो काफी मतलब रश नहीं दिखा मुझे, रश नहीं दिखा एज कम्पेयर टू ईद। मतलब ईद है तो ईद के दिन तो लोग निकलते हैं बाहर, तो पता नहीं शायद मेरे ख्याल से लोगों ने इस बार घर में रहना जरूरी समझा है। मुझे ऐसा कुछ लगा कि थोड़ा मतलब फर्क है। जो पहले फेस्टिवल्स लगते थे, ईद फेस्टिवल्स में उस तरह से हमें वो रुझान नजर नहीं आया जिस तरह से होना चाहिए था। हाँ ये बात है। मुझे ये देखने मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा रश कम है। और हाँ, जिसकी बात आप करें कि ईद के बाद भी यही मसरूफियत रहेगी, क्योंकि इस बार डिफरेंट ईद थी मेरी, क्योंकि लास्ट ईयर तो जो है घर पे गुजरा बाकी, लेकिन इस बार जो बिजी इस लिहाज से थी क्योंकि इस बार जॉब थी और मुझे आके न्यूज़ पढ़नी है, तो इस पर ज़्यादा फोकस था। तो जाहिर है न्यूज़ हमारी, हम ये बात कर रहे होते हैं कि न्यूज़ कास्टर्स की और डॉक्टर्स की कभी भी छुट्टी नहीं होती हम न्यूज़ एंकर्स की, कि हमारा ईद हो बकरा ईद हो हमने ऑफिस लाजमी आना है, हर हाल में आना है। तो वकीलों का भी ऐसे ही होता है फैज साहब? सर वकीलों का तो 100% ऐसे होता है कि ये 2 दिन छुट्टी के हैं। अर्जेंट केस ईद पे भी एक आपके लिए स्पेशल जज बैठा होता है जो क्रिमिनल मैटर्स को सुन सकता है 1-2 घंटे। और वकीलों का आजकल काम ना सिर्फ ऑफिस और कोर्ट से बाहर भी चला गया है। वो बहुत सारे सोशल वर्क भी कर रहे हैं, NGOs भी रन कर रहे हैं, और जो हमारी सोसाइटी में काफ़ी इश्यूज़ जो आजकल उजागर हो रहे हैं उसमें भी काफ़ी हेल्पिंग हैंड वकील बन रहे हैं। किसी के साथ जो मसला है उस पर आवाज़ उठाने के लिए भी वकील काफ़ी ज़्यादा आगे आ रहे हैं। और रही बात इस ईद पे जो रश कम होने की बात है, मैंने जो देखा है कि पूरी दुनिया में एक जंग का माहौल था, लेकिन पेट्रोल दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में ही बढ़ा हुआ है। अभी तक भी पेट्रोल बहुत महंगा है, लोगों की अफोर्ड से बाहर है कि वो अपने कितना फिल कराएंगे। हमारे काफ़ी दोस्तों के रिश्तेदारों के पेट्रोल पंप्स हैं, वो बता रहे थे कि हमारी सेल कम हो गई है, और उनकी अगर सेल कम हो गई है तो जाहिर सी बात है गाड़ियाँ रोड पे कम निकलेंगी। उधर से गाड़ियाँ आजकल इलेक्ट्रिक लॉन्च हो रही हैं, वो भी रीच से बाहर ही हैं। हाँ, गवर्नमेंट ऐसी स्कीम निकाले कि भाई आप अपनी पेट्रोल वाली गाड़ी दें और हम आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी दे देते हैं, तो शायद कुछ इसमें बेहतरी आ जाए। लेकिन पेट्रोल प्राइसेस जस्टिफाइड नहीं है। इंडिया में इतना बड़ा नहीं है पेट्रोल। जंग सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो नहीं लगी ना, जो ईरान और अमेरिका वॉर चल रही है, इजराइल वॉर चल रही है, हर जगह पेट्रोल बढ़ा है, लेकिन इतनी प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ा कि हमारे पास अभी भी 400 और 450 रुपये का पेट्रोल चल रहा है। तो दिस इज अनफेयर। आज वो सुना है कुछ 20-30 रुपये कम करेंगे, मेहरबानी करेंगे ऊपर से, लेकिन उनको सबसे पहले पेट्रोल 150 रुपये कम करना चाहिए। कम से कम 250 रुपये ले आए यहाँ पेट्रोल, और इतने में ही हमें पड़ रहा है। ये सिर्फ हमारी रिकवरी हो रही है पेट्रोल की, हो रही है कि वो उससे ही इकोनॉमी बेहतर की जा रही है, जो होना नहीं चाहिए। बैरिस्टर साहब, आप माहिर कानून थे, मेरे पास प्रोग्राम में आप आते रहे हैं, हमारा काफ़ी पुराना साथ है। एकदम से सियासत में आने का फैसला आपने क्यों किया? ये ऑफ द रिकॉर्ड तो मैंने आपसे पूछा, आज मैंने सोचा कि ईद का प्रोग्राम है, ऑन द रिकॉर्ड पूछूं कि क्या रीज़न था, सियासत में क्यों है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्यों है? नेवर इंटरेस्टेड टू कम इनटू पॉलिटिक्स। अलबत्ता ये ज़रूर कुछ लोगों का ख्याल था कि आई एम वेरी क्लोज टू पीपल्स पार्टी। मेरी बिलावल साहब से भी चंद मुलाकातें भी हुई, बट आई नेवर वांटेड टू एंटर इनटू पॉलिटिक्स। बट जब ये फिर 9 मई 2023 वाला हुआ, तब तक तो हम बड़े साथ खड़े हुए थे जी डेमोक्रेसी के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, उसको असेंबली में होना चाहिए, जिसकी मेजॉरिटी हो वो जीते। आपके शो में भी आके हम बताते रहते थे, नीचे यूट्यूब पे गालियां भी पड़ती थी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ठीक है ना। तो खैर वो हम तो कहते थे कि जी आइन के मुताबिक चले, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि ना ये इलेक्शन टाइम पे करवा रहे हैं, 2 सूबाई हुकूमतें इन्होंने बस जोर पे रखी हुई हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स को एक्सटेंशन दे दी है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिस तरह से बनाया है, 8 फरवरी 2024 की जिस तरह से रिगिंग की है, तो ये सारा कुछ अप्रैल और उसके बाद कोई तकरीबन जून 2023 में नज़र आना शुरू हो गया था। तो खैर मुझे अप्रैल में ही फ़ोन आया कि खान साहब वुड लाइक टू मीट यू। तो मैंने कहा कि बिल्कुल, बिकॉज बाय दैट टाइम मैं बिल्कुल कन्विंस हो चुका था कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। तो मैं फौरी तौर पे गया ज़मान पार्क। उस वक्त ज़मान पार्क से वकील ही जा सकते थे और किसी को इजाज़त थी नहीं। तो एज ए वकील मेरी खैर ये एक प्रिविलेज हो गई कि मैं अंदर गया।
काफ़ी टाइम, मेरा ख्याल है कोई तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटा बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई। बट उससे मुझे एक चीज़ ज़रूर समझ आ गई कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर करवाना है और आपने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस को वापस लेके आना है, तो इस वक्त एक ही पॉलिटिकल एंटिटी है जो उस साइट के ऊपर खड़ी हुई है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और उसके बाद फिर मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंने ज्वाइन किया उस मीटिंग के बाद। उसके बाद बड़ी मेहरबानी है कि मुझे सेनेट का टिकट दिया। वो सेनेट का इलेक्शन कैसे हुआ वो आपको खुद ही पता है। और फैसल वाडा साहब बिल्कुल आखिरी दिन जो हैं वो बाय द वे पीपल्स पार्टी की तरफ से प्रपोज हुए, MQM की तरफ से सेकंड हुए और वो आके जीत गए। तो खैर उसके बाद से फिर जाहिर है जब आई ज्वाइन दी ऑर्गेनाइजेशन तो फिर तो देयर वाज नो स्टेपिंग बैक। और जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट रिस्टोर नहीं होती, क्योंकि इस वक्त तो भाई खुद कह रहे हैं, उनके मुंह से खुद निकला कि कुरंदाजी की सीटें हैं, तो आइन तो बड़ा क्लियर है कि आपका मुल्क चलेगा लोगों के वोट के हिसाब से। तो अगर ये कुरंदाजी की सीटें हैं तो मैं तो इन पे कभी ना मेरा बिलीफ होगा ना कॉन्फिडेंस होगा, और मैं तो हमेशा इस रिप्रेशन के खिलाफ जो है वो लड़ूंगा जब तक रिस्टोर नहीं होता। वील सी व्हाट इज़ इन द फ्यूचर, नोबडी नोज। बट मेरा जो पॉलिटिक्स में आने का था वो इस वजह से था कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल जो सुपरमेसी है वो मैं ज़रूर चाहता था कि इस मुल्क में जैसी तैसी भी है वो कम से कम इतनी ज़रूर रिस्टोर हो। ठीक है, आप बनाएं एक दूसरे के ऊपर केसेस, लेकिन बतौर वकील जब हम कोर्ट जाएं और हमें रिलीफ मिल जाए तो इतना डर ज़रूर होना चाहिए कि वो चीज़ दोबारा से रिपीट ना हो, इम्प्यूनिटी के साथ ना हो। मैं आपको एक मिसाल और देता चलता हूँ आपके पूरी तरह से जवाब को करने को। जब उस्मान डार साहब को यहाँ से किडनैप किया गया, मैं तो यही कहता हूँ, तो हमने रिट फाइल की, तो वहाँ का जो SHO था वो उसको बड़ी डांट पड़ी कोर्ट में, और वो आ गया और उसने कहा कि सर वो हमारे पास नहीं है, हम दोनों तरफ से क्रश हो रहे हैं, या तो आप थोड़ी हिम्मत करें जिनके पास है उनके खिलाफ रिट कर लें। तो मैंने कहा फिर तुम हिम्मत करो, तुम कोई रिपोर्ट लिख के दो। लेकिन हुआ फॉर्चुनेटली ये कि होम मिनिस्टर साहब जो उस वक्त थे वो आपके बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, केयर टेकर होम मिनिस्टर थे ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने शो में आके कह दिया कि जी हमने गिरफ्तार किया। वो हमने एक स्टेटमेंट USB के साथ कोर्ट में जमा करवा दी और हमने कहा कि सर अब तो होम मिनिस्टर कह रहा है कि हमारे पास है, तो अब डिनाइल कहाँ से होगा। तो उसके बाद भी ही वॉज नॉट रिकवर्ड। उसी शाम को उस्मान डार साहब कामरान शाहिद साहब की अदालत में बरामद हो गए, बिल्कुल और पेश हो गए। तो जब ये सारा कुछ हम देख रहे हैं कि किस तरह हो रहा है कि यानी जब एक हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई बंदा छोड़ो, अब तो क्लियर हो गया तुम्हारे पास है, तो आप रातों रात उस ऑर्डर को फ्रस्ट्रेट करने के लिए आपने एक शो पूरा कंडक्ट किया, और वहाँ पे आपने जो कन्फेशन, पूरी दुनिया में कस्टडी की कन्फेशन को नहीं माना जाता, पाकिस्तान कोई अनोखा नहीं है, पूरी दुनिया में कस्टडी, वो आपने टीवी कैमरे सामने लगा के सारी कन्फेशन करवा दी। बिल्कुल मरिया, दिस इज द रीजन जी। मरिया, ये जो पूरी हमने गुफ्तगू सुन रहे हैं, आपने क्या सोच के मीडिया फील्ड ज्वाइन की? हम अमूमन मर्दों का शौक होता है मैं सियासत में आऊँ, मीडिया में आऊँ। टू बी ऑनेस्ट मैंने कुछ सोच के ज्वाइन नहीं की, ये सडनली हुआ है बिल्कुल। लाइक मैं एक टीचर थी, स्कूल में टीचिंग करती थी नॉर्मली, वैसे मैंने कभी मतलब ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन शौक हुआ टीवी में देखकर। जो मेरे फादर हैं तो फिर उनकी वजह से मैंने ज्वाइन किया, वो यहाँ पे लाए, फिर उन्होंने सब कुछ, पहले मैंने सीखा, न्यूज़ सीखी, उसके बाद फिर मैंने। इसे न्यूज़ कास्टिंग का काम सबसे ज़्यादा मुश्किल काम कंसिडर किया जाता है मीडिया फील्ड में? नहीं, मुझे मुश्किल नहीं। स्टार्टिंग में तो देखिए किसी के लिए भी जो नहीं आता वो मुश्किल है, जब भी कोई चीज़ इंसान सीख लेता है तो फिर वो इजीली होती है। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में हुआ कि कैमरा फेस करना है, लेकिन ऐसा मुझे बहुत कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती कैमरा फेस करने में, ये सही बात है बिल्कुल। मुझे बहुत ज़्यादा कोई, हाँ ये था कि न्यूज़ का अंदाज बिल्कुल डिफरेंट है, प्रोग्राम करने का बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो हाँ, हम मेरे जो सर हैं राना सर, उन्होंने सिखाया, फिर उसके बाद सीखा, उसके बाद फिर जो है आगे बढ़। फैज़ साहब, वकील बनने का फैसला क्यों किया? अजीत के शो में तो बता दें बिजनेस तो अच्छा खासा चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, वकील क्यों बने सर? मैंने पहले MBA किया और MBA के बाद मैंने फिर लॉ किया। अच्छा, लॉ मैंने क्यों किया और थोड़ा सा मैंने प्रैक्टिस भी इसको क्यों किया कि मुझे कहा गया काफ़ी दोस्तों की तरफ से, बड़ों की तरफ से, कि अगर तुम्हें खुद जो जिस तरह से यू स्पीक और जिस तरह से आप चीज़ों को डिफ़ाइन कर सकते हो तो बेटर परसू लॉ। अच्छा, मैंने इसको परसू किया था स्पेशली मर्केंटाइल लॉ की तरफ से। मैंने MBA में पढ़ा था तो मैंने कहा मैं बिज़नेस लॉ थोड़ा पढ़ूंगा और उसको कॉर्पोरेट साइड ले जाऊंगा, तो मैं वो प्रैक्टिस करूंगा ज़्यादा। लेकिन जब एक बार हम इस फील्ड में आ जाते हैं तो आपके पास सोचते आप कुछ है और फिर चीज़ें, ये बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़ी चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्लोर करके करके ये बहुत एक वास्ट फील्ड है। तो फिर मुझे इसमें मज़ा आने लग गया। तो बस ये एक एक्सीडेंटली मैंने कर लिया। आफ्टर मैं MBA के बाद आई वाज अ बैंकर, मैंने 2 साल बैंकिंग की, लेकिन उसके बाद मैंने लॉ को परसू किया।
टाइम खत्म हो रहा है, लास्टली ईद के ओकेजन के हिसाब से कोई मैसेज नेशन को आप देना चाहेंगे? जी, मैं ये समझता हूँ कि सियासी इख्तलाफात के बावजूद तमाम पाकिस्तानी हैं और सबको एक दूसरे को दिल खोल कर ईद मुबारक कहनी चाहिए और मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। और लास्टली मैं ऐसे कहूँगी कि अपने से नीचे के लोगों को याद रखें, मुस्तकिल अफराद को उनकी हेल्प करें, बाकी खुश रहें और खुशियाँ बांटें और काइंड रहें। फैज साहब, लास्टली कोई मैसेज ईद के मौके पे? आवाम को रिलीफ दें, पेट्रोल प्राइसेस कम करें, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करें, फिर आवाम खुद ब खुद खुश हो जाएगी, छोटे भी खुश हो जाएंगे, बड़े भी खुश हो जाएंगे। सर, अभी खबर आई है वज़ीर आज़म ने 22 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत को कम कर रुपए बढ़ा के 22 रुपए कमाल हो गया। ईद के मौके पे 22 रुपए का ईदी मिली है कौम को। तो आप यही देखें क्या फर्क पड़ेगा, कहाँ निकलेंगे गरीब लोग, बाहर कहाँ निकलेंगे। थैंक यू सो मच फैयाज शेख साहब, बेस्ट अली ताहिर साहब, मलिया साहिबा फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी। अपने आसपास सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और पूरी कौम को एक मरतबा फिर मेट्रो 1 न्यूज़ की तरफ से ईद मुबारक। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। डेट्स ऑल फॉर टुनाइट। अल्लाह हाफ़िज़।